तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का काम होता है कि जो हमारे पास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज का मतलब है कि जो चांद सितारे तारे, चांद तारे सितारे और जितने भी दूर दूर रहने वाले जो हमारे पास बॉडीज हैं, उनको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डिवाइस इज यूज्ड, this optical instrument is used to increase, to see heavenly bodies, heavenly bodies clearly, clearly उनको देखने में ये मदद करता है टेलीस्कोप। ठीक, अब इस टेलीस्कोप में भी दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, टू कन्वर्जिंग लेंस। उसमें से एक लेंस जो हेवनली ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, जो आपके पास में होगा उसको आईपीस कहेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लेंस facing the object, facing the distant object is called objective lens, and lens near to the eye is called eyepiece, is called eyepiece, उसको eyepiece कहा जाता है। और जो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास था कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, आईपीस बड़ा था, बोथ इन फोकल लेंथ एंड इन अपर्चर। लेकिन यहाँ पे जो टेलीस्कोप है उसमें जो है फ्लिप हो जाती हैं चीजें। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो फोकल लेंथ में बड़ा होगा, अपर्चर में बड़ा होगा। अपर्चर का मतलब उसका जो एरिया है जिससे वो लाइट कैप्चर करेगा वो वाला पार्ट बड़ा होगा, और जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ छोटा होगा, उसका अपर्चर भी छोटा होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे फोकल लेंथ एंड अपर्चर, फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर, इज लार्जर देन दैट ऑफ आईपीस। आईपीस से जो है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और उसका अपर्चर। ठीक, अब यहां पे बना देते हैं इनको कि ये आपके पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस है जी, एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये साहब इनका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो हेवनली बॉडीज होती हैं बेटा, हेवनली बॉडीज से जो लाइट रेज हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं। तो हम एक जनरल अजम्पशन ले रहे हैं कि पैरेलल लाइट बीम आ रही हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। तो पैरेलल लाइट रेज कुछ इस तरीके से यहां पर गिर रही हैं इस लेंस के ऊपर, लाइक दिस। इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज जो हैं वो गिर रही हैं। ठीक, यहां पे हो सकता है कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी यहां पे सैटेलाइट हो, तो यहां पे लिख सकते हैं कि हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी। और ये मैंने मान लिया कि ये एंगल बना रही हैं अल्फा, ये एंगल बना रही हैं अल्फा प्रिंसिपल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये अल्फा एंगल बना रही हैं। तो आप जानते हैं कि पैरेलल लाइट रेज जब इस कन्वर्जिंग लेंस पर गिरती हैं तो वो क्या होती हैं, फोकल प्लेन में जो है ये कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकल लेंथ में जो है, फोकल प्लेन में जो है ये आपस में आकर मिलने वाली है, लाइक दिस। ये फोकल प्लेन में आकर मिलेंगी भैया, यहां पर ये मिल जाती है। अब ये लाइट रे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, यहां पे एक और लेंस लगा होता है,
यहाँ पे एक और लेंस लगा होता है, दोबारा बना देते हैं लेंस को लाइक दिस। और इस लेंस में जब ये लाइट रे आकर पड़ती हैं तो लाइट क्या होती है, लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज का मतलब है कि इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जाता है। लाइट रेज के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो हम ये बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये लाइट रेज आगे चलने पर तो कभी काटने नहीं वाली है। इसका मतलब कोई भी रियल इमेज हमें नहीं मिलने वाली है। लेकिन यदि ये इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और हम कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज हमें मिलने वाली है। तो इनको आप क्या करिए, पीछे बढ़ा दीजिए, इनको पीछे बढ़ा दीजिए लाइक दिस। यहां पे ये हमने मिला दी सब। तो आपकी जो इमेज है इस तरीके से आपको मिल जाती है। तो फाइनल इमेज जो है आपको मिलती है कुछ इस तरीके से, दिस। इसकी हाइट जो है, इस वाली इमेज की जो हाइट है, पहली वाली इमेज जो बन रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो रिफ्रैक्ट होकर इमेज बन रही है उसकी हाइट हम कह देते हैं h के बराबर है। और इस आईपीस लेंस से जो इमेज बन रही है उसकी हाइट हम कह देते हैं h डैश के बराबर है। हमारी आंखें जो हैं यहाँ पर लगी हैं, नज़ारा देख रही हैं। और ये वाला लेंस क्या है, हमारा आईपीस लेंस है जी, आईपीस। इसकी फोकल लेंथ FE के बराबर है। ये क्या है साहब, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, FO, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, अब कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए कि जो हेवनली बॉडी से लाइट आ रही है वो आंख पर कितना एंगल बनाएगी, अल्फा। चाहे वो आंख के बहुत पास में हो चाहे दूर हो, कोई इस बात से फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज हमसे तो हमेशा ही बहुत ज्यादा दूर रहने वाली है वो लाइट जो ऑब्जेक्ट है। तो ये हमेशा अल्फा एंगल बनाने वाली है। तो जो हम थीटा नॉट की वैल्यू लेते थे, थीटा नॉट की वैल्यू क्या लेते थे हम, h/d के बराबर उसकी वैल्यू लेते थे, थीटा नॉट। जो मैग्नीफाइंग पावर में डिनोमिनेटर में आता था थीटा नॉट, वो थीटा नॉट हम लेते थे h/d। लेकिन यहां पर जो हम थीटा नॉट लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, उसकी जगह अल्फा हमें रखना होगा। बिकॉज जो बेस एंगल है, जो मैक्सिमम एंगल नेकेड आइज पर बन सकता है वो कितना होगा, अल्फा होगा। बिकॉज यहां पे तो हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते इस ऑब्जेक्ट को, हम कितना भी अपनी आंख को पास ले जाएं हमेशा एंगल अल्फा ही बनने वाला है। ठीक, क्योंकि वो हमेशा ही हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर रहने वाले हैं जो हेवनली ऑब्जेक्ट हैं। तो हम कुछ भी कर लें, हमारी नेकेड आइज पर एंगल कितना ही बनेगा, अल्फा बनेगा। तो एक बात तो आप ये याद रखें सब, ठीक। और इस अल्फा की वैल्यू को निकाला भी जा सकता है, कैसे, देखिए। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, मैंने मान लिया कि यहां इमेज बन रही है VO डिस्टेंस पर, ठीक। और इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये UE के बराबर डिस्टेंस हुई। और इस आईपीस से जो फाइनल इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे हुई, VE के बराबर डिस्टेंस पर हुई ये आपकी जो फाइनल इमेज है, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं कि ये जो है ये फोकल लेंथ के बराबर है, तो VO की वैल्यू हम लिख सकते हैं FO के बराबर है, FO के बराबर है। तो हम यहां से एक बात तो ये समझ गए कि यदि लेंथ ऑफ ट्यूब की बात, यदि इसमें कोई करेगा हमसे लेंथ ऑफ ट्यूब की बात, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, बताइए मुझे कितना लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं FO प्लस UE के बराबर लेंथ ऑफ ट्यूब हम लिख सकते हैं, FO प्लस UE के बराबर लेंथ ऑफ ट्यूब को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू हम लिख लेते हैं, अल्फा लिखें या tan अल्फा लिखें, ऑलमोस्ट एक ही बात है। tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू लिखी जा सकती है। बेटा ये देखो, ये अल्फा है, ये लाइट रे यदि इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या होगा, अनडेविएटेड, सीधी निकल जाएगी। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा के बराबर होगा। ये एंगल कितना होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में कलर बदल देते हैं,
ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, दिस ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल अल्फा, और ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस लेंथ. तो यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको h अपॉन एफ ओ के बराबर. ये tan अल्फा आपको मिल चुका है. ठीक है साहब. अब इमेज ने जो एंगल बनाया इस आंख पर या इस लेंस पर, वो हम कह सकते हैं इसके बराबर होगा, थीटा के बराबर. ये फाइनल इमेज है. फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है थीटा इस आंख पर या इस लेंस पर, हमें उसे भी निकालना होगा. तो यहाँ पे हम tan थीटा लिख सकते हैं. tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास. ये एंगल दो तरीके से निकाला जा सकता है. एक तो इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. ये कितना आ जाएगा, h अपॉन यू ई के बराबर हो जाएगा, h अपॉन यू ई के बराबर. या इसको और भी लिखा जा सकता है कि ये h डैश डिवाइडेड बाय वी ई के बराबर भी इसको लिखा जा सकता है. h डैश डिवाइडेड बाय वी ई भी इसको लिखा जा सकता है. अब आप क्या करेंगे, हम निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर. तो हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर, या इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू. तो मैं लिखूंगा ऊपर एंगल जो इमेज ने बनाया आंख के ऊपर डिवाइडेड बाय जो एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है नेकेड आईज के ऊपर, दैट इज अल्फा. सो थीटा अपॉन अल्फा जो है यहां पर हम लिखने वाले हैं मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू को. सो थीटा जो है, हम थीटा कितना है साहब, यहां पे थीटा है h अपॉन यू ई के बराबर. तो यहां पे हम लिख देंगे h अपॉन यू ई डिवाइडेड बाय अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है h अपॉन एफ ओ. आ जाएगा आपके पास h अपॉन एफ ओ. तो h से h मर गया, आपको यहां पे रिजल्ट मिलता है एफ ओ डिवाइडेड बाय यू ई. एफ ओ डिवाइडेड बाय यू ई आपको मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मिलती है. अब यू ई जो है उसको भी हम वी ई की टर्म्स में बदल सकते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ अप्लाइंग लेंस इक्वेशन किसके ऊपर लगाना है हमें. अब जो हमारा आई पीस है, 4 आई पीस के ऊपर हम लगा देंगे लेंस इक्वेशन. तो आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूरी पर है, माइनस यू ई दूरी पर है. जो इमेज है v, ये u की वैल्यू है, सॉरी दिस इज u इज इक्वल्स टू माइनस यू ई, v इज इक्वल्स टू माइनस वी ई. फोकल लेंथ कितनी है, एफ ई के बराबर. तो इक्वेशन लगा दीजिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. तो ये इक्वेशन लगाएंगे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन माइनस वी ई माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई. तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन यू ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी ई. यही रिजल्ट आपको मिलना चाहिए. तो यहां से यू ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी. यू ई चाहिए 1 अपॉन यू ई चाहिए वैसे हमको. सो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू वी ई प्लस एफ ई डिवाइडेड बाय वी ई इंटू एफ ई. तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू कितना है साहब, एफ ओ अपॉन यू ई. तो यहाँ आ जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई, यानी कि 1 अपॉन यू ई से मल्टीप्लाई करना है तो मिल जाएगा वी ई प्लस एफ ई डिवाइडेड बाय वी ई इंटू एफ ई. तो यहाँ से एफ ई को इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, मिल जाएगा आपके पास 1 प्लस एफ ई अपॉन वी ई. ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है. एन की वैल्यू यहाँ मिल गई आपको. और क्या मिला है हमें, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है, एफ ओ प्लस वी ई के बराबर, एफ ओ प्लस यू ई के बराबर. तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट लेंथ ऑफ ट्यूब का जो जनरल फॉर्मूला है एल इज इक्वल्स टू होता है आपके पास एफ ओ प्लस यू ई. और यू ई की वैल्यू क्या निकाली है हमने, यू ई की वैल्यू है वी ई एफ ई अपॉन वी ई प्लस एफ ई. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू एफ ओ प्लस यू ई की वैल्यू है एफ ई इंटू वी ई डिवाइडेड बाय एफ ई प्लस वी ई.
ये आपको जनरल फॉर्मूला मिल चुका है लेंथ ऑफ ट्यूब का इन टेलीस्कोप। जनरल फॉर्मूला ये क्या है आपके पास, जनरल फॉर्मूला। ठीक, अब दो केसेस की बात करते हैं जो हमेशा करते हैं, एक जब मिनिमम स्ट्रेन आंखों पर पड़ रहा होगा, और दूसरी बात जब मैक्सिमम स्ट्रेन हमारी आंखों पर पड़ रहा होगा। दोनों पॉइंट्स आप जानते हैं कि जब इमेज इन्फिनिटी पर बनाते हैं तो मिनिमम स्ट्रेन होता है, और जब इमेज बनाते हैं हम नियर पॉइंट पर तो मैक्सिमम स्ट्रेन आंखों में पड़ता है। ठीक, तो हम केस नंबर 1 यहां पे लिखने वाले हैं। केस नंबर 1, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, और ये कह सकते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और ये कह सकते हैं स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम। स्ट्रेन जब आंखों पर मिनिमम है, इसका मतलब क्या है कि इमेज इन्फिनिटी पर बननी चाहिए, यानी कि V की जो वैल्यू है वो कितनी है, -इन्फिनिटी लिख सकते हैं या इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर बेटा कितनी मिल जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, FO अपॉन FE, FO अपॉन FE, और क्या है यहाँ पे 1 प्लस FE अपॉन VE, 1 प्लस FE अपॉन VE। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट VE टेंडिंग टू इंफिनिटी आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो VE की वैल्यू इंफिनिटी यदि पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलने वाली है FO अपॉन FE के बराबर, FO अपॉन FE के बराबर आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। और यदि हम बात करें लेंथ ऑफ ट्यूब की, लेंथ ऑफ ट्यूब L, तो फॉर्मूला क्या आया था लेंथ ऑफ ट्यूब का, FO प्लस FE अपॉन FE प्लस VE। लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला है FO प्लस FE डिवाइडेड बाय FE प्लस VE। ठीक, तो VE क्या है, इंफिनिटी है, लिमिट VE टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आप क्या करिए, इस एक्सप्रेशन को VE से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, FO प्लस VE से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको FE अपॉन FE बाय VE प्लस 1। तो यहां से V टेंडिंग टू इंफिनिटी यदि लिमिट लगाएंगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा, और आपको यहां से रिजल्ट मिलेगा L इज इक्वल टू FO प्लस FE के बराबर। फोफी आपको आंसर मिल जाएगा FO प्लस FE, फो प्लस फी आपको लेंथ ऑफ ट्यूब मिलने वाला है। ठीक है साहब, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन निकाल दिया, मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली, और लेंथ ऑफ ट्यूब हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकाल ली है। अब इसके बाद केस नंबर 2 हम पढ़ते हैं। केस नंबर 2, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट पर यदि इमेज बन रही है तो क्या होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, और स्ट्रेन ऑन द आईज, स्ट्रेन ऑन आईज इज मैक्स। इसका मतलब यह है कि जो इमेज बन रही है VE वो किसके बराबर है, D के बराबर है। नियर पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर पर वो बन रही है, तो यहां से आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलता है। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, FO प्लस FE, FO बाय FE, 1 प्लस FE बाय VE, FE बाय D। ये रिजल्ट आपको मिलेगा FO अपॉन FE। ठीक, ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, FO अपॉन FE प्लस FO बाई D। तो क्या आ जाएगा आपके पास, FO कॉमन ले लिया, सो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं M मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, जैसे भी आपको फॉर्मूला याद रहे ऐसे आप रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही लिखें, FO 1 बाय FE प्लस 1 बाय D। देखो भाई, आपकी मर्जी पे, आप चाहे ऐसे याद रख लें चाहे ऐसे याद रख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो कहूँगा ऐसे रॉ फॉर्म में याद रखें, ठीक, जिससे आपको रिलेट करने में आसानी रहे। आप वो भी याद रख सकते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके। अच्छा, यदि लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करी जाए, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब L, तो लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला हमारे पास था FO प्लस FE
VE डिवाइडेड बाय FE प्लस VE। तो यहाँ पे VE की वैल्यू जो है आप डी पुट कर दीजिए, VE की वैल्यू डी पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा FO प्लस FE इंटू डी डिवाइडेड बाय FE प्लस टी। आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब की वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्यूब की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है साहब, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।